तो मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से धरती पे अब क्रॉप्स होनी बंद हो चुकी हैं। गेहूं सालों पहले उगना बंद हो गया था और उसके थोड़े दिन बाद बाकी सब क्रॉप्स भी धीमे धीमे उगनी बंद हो चुकी हैं। ऐसे में कॉर्न एकमात्र ऐसी चीज है जिसे इंसान उगा करके अपनी गुजर बसर कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कूपर को, जो नासा में एक एस्ट्रोनॉट हुआ करता था, लेकिन इस समय वो एक किसान है, क्योंकि इंसानों को अब किसी और की जगह सिर्फ किसानों की जरूरत है, क्योंकि खाने की बहुत ज्यादा तंगी है। कूपर के 2 बच्चे होते हैं, जहाँ पे उसकी बेटी का नाम मॉर्फ और बेटे का नाम पीटर होता है। उसकी बेटी मॉर्फ अपने फादर की तरीके इंटेलिजेंट होती है और वो एक साइंटिस्ट बनना चाहती है। मॉर्फ अपने फादर से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रूम में कोई भूत है जो रोज अलमारी से एक बुक को नीचे गिराया करता है और ऐसा लगता है कि आपका इसमें कुछ हाथ है। उसके बाद कूपर अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें साइंस और भूतों की बातों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। जिसके बाद वो कहती है कि आपने ही मुझसे कहा था कि जिन बातों को हम समझ ना पाए उन्हें हमें साइंस में कर देना चाहिए, ताकि थोड़े समय बाद हम उन्हें कुछ कुछ समझने लगे। लेकिन कूपर अपनी बेटी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो निकल जाता है अपने बेटे पीटर के साथ बेसबॉल मैच देखने के लिए, जहाँ पे एकदम से आंधी आने लगती है और सब लोग कैप लगा करके जा करके कार में बैठ जाते हैं। हमें पता चलता है कि धरती पे ऐसे रेत के तूफान आना अब नॉर्मल हो चुका है। और उसके बाद कूपर अपने घर आता है, जहाँ पे उसकी बेटी मॉर्फ उसके पास भाग के आती है और उससे कहती है कि चलिए मेरे रूम में, मुझे आपको कुछ दिखाना है। जब वहां पे कूपर जाता है तो वो देखता है कि उस अलमारी के पास अजीब तरीके की लाइन बनी हुई है और उनको देखते ही उसे पता चल जाता है कि ये एक तरीके का मैसेज है जो उसे भेजा गया और इसे हर हाल में उसे डिकोड करना होगा। वो अपनी बेटी मॉर्फ से कहता है कि तुम आज अपने भाई के रूम में सोगी, मैं रात भर यहाँ पे रुका रहूंगा ये चेक करने के लिए कि यहाँ असली में कोई भूत है या नहीं। लेकिन कूपर को वो मैसेज डिकोड करना होता है। वो रात भर लगा रहता है। जहाँ अगले दिन मॉर्फ उसके पास आती है तो कूपर उस मैसेज को डिकोड करके बैठा होता है और उस मैसेज के थ्रू उसे एक लोकेशन के बारे में पता चलता है, जहाँ पे वो अपनी बेटी मॉर्फ के साथ पहुंचता है। वो जैसे वहां पहुंचता है वहां पे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कूपर के सामने एक एंड्रॉयड रोबोट आता है और उसके बाद उसके पास एक साइंटिस्ट आती है जिसका नाम एमिलिया होता है। एमिलिया को देखते ही कूपर कहता है कि नासा तो बंद हो चुकी है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इसके बाद उसे बेन के पास ले जाया जाता है, जो कि उसके सीनियर साइंटिस्ट होते हैं। बेन के पास ही उसकी बेटी मॉर्फ भी खड़ी होती है, जिसके बाद बेन उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ तक कैसे आए। कूपर उनसे कहता है कि मैं अगर आपको सच बताऊंगा तो ये सब आपको काफी अजीब लगेगा। तभी मॉर्फ कहती है कि हम ग्रेविटी की हेल्प से यहाँ पे आए। ये सब बातें बेन को काफी हद तक समझ नहीं आती है और वो कूपर से कहते हैं क्या तुम प्लीज खुल के बता सकते हो। जिसके बाद कूपर कहता है ऐसा तो बंद हो चुकी है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या प्लीज मुझे आप बता सकते हैं। जिसके बाद बेन कहते हैं ये बहुत ही सुपर सीक्रेट जगह है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, तुम्हारा यहाँ पे आना नॉर्मल बात तो नहीं है, इसका मतलब कोई तुम्हारी हेल्प कर रहा हो, कोई चाहता है कि तुम यहाँ पर आओ। इसके बाद कूपर घबरा कर से उनसे कहता है कि क्या प्लीज आप साफ साफ बता सकते हैं। बेन उससे कहते हैं असल में धरती के पास अब ज्यादा समय नहीं है, यहाँ की ऑक्सीजन धीमे धीमे खत्म हो रही है और 1-2 साल में जो कॉर्प हम उगाते हैं वो भी खत्म हो जाएगी। ये बात सुनते ही कूपर काफी घबरा जाता है और वो उनसे पूछता है कि आप कुछ तो कर सकते होंगे, कैसे हम धरती को बचा सकते हैं। जिसके बाद बेन उससे कहते हैं हमें धरती को बचाना नहीं है, हमें इंसानों को लेकर के धरती से दूसरे ग्रह में शिफ्ट होना होगा और इसके लिए हमने एक मिशन शुरू कर दिया है। ये बहुत ही खुफिया मिशन है जिसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता है, क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा कि नासा आज भी ऑपरेट कर रही है तो वो गुस्सा आ जाएंगे, क्योंकि इस समय धरती इस हाल में नहीं है कि वो नासा का खर्चा सह सके। और ये जिस मिशन पे वो लोग काम कर रहे हैं ये काफी ज्यादा कॉस्टली है। वो बताते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारा एक सैटेलाइट है जिसके थ्रू हमने ये पता लगा है कि जुपिटर के पास एक वार्म होल खुल चुका है। अब इस वार्म होल में हमने अपने 13 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था, जो कि वार्म होल के थ्रू दूसरे गैलेक्सीज में जाकर के एक नए अच्छे रहने लायक प्लेनेट को ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे में हमें 3 प्लेनेट्स के सिग्नल मिले और हम चाहते हैं कि वहां पे आप लोग जाएं और चेक करें, जो भी प्लेनेट हमारे रहने लायक हो उसी प्लेनेट पे हम इंसानों को लेकर के पहुंच जाएंगे। अब ये बात सुनते ही कूपर उनसे पूछता है कि आपको लगता है कि इतने सारे इंसानों को वहां पे ले जाना पॉसिबल है। जिसके बाद बेन उससे कहते हैं कि ये सब पॉसिबल है और हम इसके ऊपर पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। जिस जगह के ऊपर तुम खड़े हो ये असल में एक स्पेस स्टेशन है और ये इतना बड़ा है कि हम यहाँ पे सभी इंसानों को रख सकते हैं। हम इसकी हेल्प से उस वार्म होल के पास पहुंचेंगे और उसके बाद हम उस प्लेनेट तक चले जाएंगे जहाँ पे हम रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो कि काफी इम्पॉसिबल है, यानी कि धरती की ग्रेविटी को ऑलमोस्ट खत्म होना होगा, जिससे कि हम थोड़ा बहुत स्पेस में जाएंगे और उसके बाद ही हम इस स्पेस स्टेशन को ले जा सकते हैं उस वार्म होल के पास। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास प्लान बी भी है। एक प्लान, अगर हम उस प्लेनेट को ढूंढ लेते हैं तो वहां पे हम अपने डीएनएस भेजेंगे, जिनकी हेल्प से हम दोबारा से इंसानों को रिपॉपुलेट कर सकते हैं और हमारी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी। पर उनसे पूछता है कि मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। बेन उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एमिलिया और
कुछ साइंटिस्ट के साथ उस वार्म होल की तरफ जाओ और उसके बाद तुम उन 3 प्लैनेट्स के पास पहुंचो जहां से हमें सिग्नल्स आ रहे हैं, और वहां पे जाकर के चेक करो कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो हमारे रहने के बिल्कुल लायक है, ताकि हम वहां पे स्पेस स्टेशन की हेल्प से पहुंच सकें। इसके बाद कूपर अपनी बेटी और बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए इस मिशन को ज्वाइन कर लेता है। उसकी बेटी मॉर्फ उससे काफी मना करती है। कूपर उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर वापस आऊंगा और तुम्हारे बर्थडे तक तो मैं आ ही जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो जाए। हो सकता है कि मैं जब वापस आऊं तो तुम मेरी एज की हो या फिर मुझसे ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हो, क्योंकि वार्म होल और उसके बाहर अलग ही तरीके का टाइम चलता है। अमेलिया अपने फादर से रोते हुए ये भी कहती है कि मैंने उस मैसेज को डिकोड किया था और उसमें लिखा था कि स्टे, लेकिन कूपर अपनी बेटी की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और नासा के मिशन को ज्वाइन करने के लिए वो वहां से निकल जाता है। अब वो पहुंचता है उस स्पेस स्टेशन से और उसके थ्रू वो लोग पहुंचते हैं वार्म होल से। जब वो लोग वार्म होल को पार करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो 3 प्लैनेट हैं वो असल में ब्लैक होल के पास ही बैठे हुए हैं, यानी कि वहां पे टाइम काफी धीमे चलेगा। कूपर जान जाता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अब वो ये फैसला लेते हैं तो सबसे पहले उनके पास जो प्लैनेट है उसी पर जाएंगे। उस प्लैनेट को उन लोगों ने मिलर्स प्लैनेट बोला होता है, क्योंकि वहां पे मिलर गया होता है और उसी का सिग्नल वहां से आ रहा होता है। लेकिन इस प्लैनेट पे बिताया 1 घंटा धरती के 7 साल के बराबर होता है। इस वजह से कूपर उनसे कहता है कि हमें जल्द से वहां पे जाकर के वहां से भाग के आना है। अब वो लोग पहुंचते हैं मिलर्स प्लैनेट पे, जो कि चारों तरफ से पानी से ढका होता है। असल में यहाँ पे जमीन होती नहीं है, बस पानी ही पानी होता है। उस प्लैनेट को देखने के बाद कूपर जान जाता है कि यहाँ पे इंसानों का रहना लगभग नामुमकिन है। उनका एक साथी स्पेस क्राफ्ट में रुक गया होता है इस इंतजार में कि वो लोग वहां से आएंगे, और हम देखते हैं कि सामने एमिलिया को एक पहाड़ दिख रहा होता है और वो उसकी तरफ जाने लगती है। जिसके बाद कूपर जब ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि पहाड़ नहीं, असल में एक वेव है और ये कूपर और उन लोगों की तरफ बढ़ रही है। ये काफी बड़ी वेव होती है जो कि 3 से 4 एवरेस्ट को अपनी चपेट में ले ले। इसको देख करके कूपर कहता है कि वो एक वेव है, भाग करके इसके अंदर आ जाओ, और वो सब लोग स्पेस क्राफ्ट के अंदर आने लगते हैं। लेकिन इतनी देर में एमिलिया फंस जाती है, जिसको रोबोट लेकर के वापस आ जाता है और हम देखते हैं बाढ़ उन लोगों को हिट कर देती है और इन सब में उनका एक साथी मारा जाता है। अब काफी देर हो जाती है और जब तक कूपर वापस स्पेस क्राफ्ट में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि लगभग 23 साल बीत चुके हैं और उनका वो साथी जो स्पेस क्राफ्ट में रुक गया था उनके इंतजार में, वो काफी बूढ़ा हो चुका है। वो बताता है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम लोग वापस आओगे नहीं, मैंने उम्मीद लगभग खो ही दी थी। इसके बाद कूपर भाग करके मैसेजेस चेक करता है, जहां पे उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अब उसकी एज की हो चुकी है और उसने बस एक मैसेज अपने फादर के लिए भेजा है, क्योंकि उसके फादर ने उससे कहा था कि हो सकता है कि तुम मेरी एज की हो जाओ जब तक मैं वापस आऊं। उसकी बेटी उससे बात करते हुए कहती है कि वो अब एक साइंटिस्ट बन चुकी है और धरती पे चारों तरफ अनाज खत्म हो चुका है और वो लोग अब यहाँ से निकलने का कोई प्लान ढूंढ रहे हैं। और हम देखते हैं उसके बेटे पीटर को, जो कूपर को बताता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उसकी एक बेटी हो चुकी है। अब अपने बच्चों को इस तरीके से बड़ा होता देख करके कूपर काफी रोता है, क्योंकि वो बस 2 से 3 घंटे उम्र बढ़ी होती है और उसके बच्चों की उम्र लगभग 23 से 24 साल बढ़ गई होती है।